गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग। आज राजधानी कोचिंग में बीएसएससी न्यू वैकेंसी बीएसओ एंड एसएसओ अर्थात अवर सांख्यिकी पदाधिकारी एवं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के एग्जाम्स में रीजनिंग के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, हम रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, उसकी विस्तृत परिचर्चा के साथ, उसके पूर्व सिलेबस के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। इसके प्रीवियस जो है लेक्चर में हमने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया कि कितने पद हैं, पीटी में कितने लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना समय अलॉट किया गया है, किस प्रकार से हम समय को मैनेज करें, कहां पे हम समय को इन्वेस्ट करें जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक मार्क्स उठा सकें, कौन सा पेपर अपना एक वाइटल रोल प्ले करेगा, उन तथ्यों की जानकारी प्रेषित की थी। अब हम रीजनिंग की तैयारी किस प्रकार से की जाए, उसके संपूर्ण सिलेबस की रूपरेखा जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स समझते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन में सिलेबस का प्रारूप दिया गया होता है वही सिलेबस है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन में दिए गए सिलेबस अपनी पूर्ण स्पष्टता को व्यक्त नहीं करते, वह भेग होता है, जिसका ही परिणाम हुआ कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम संपादित किया गया, जिसमें कैंडिडेट्स ने बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर सिलेबस से तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं किए गए। तो मैं बताना चाहूंगा कि ओवरऑल जो सिलेबस होते हैं वो वेग होते हैं एंड प्रोजेक्टेड होते हैं। अगर आप सिलेबस की नोटिफिकेशन के आधार पर सिलेबस को मान के चलेंगे तो इसी प्रकार से होगा जैसा कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में हुआ कि 95% कैंडिडेट का भ्रम टूट गया होगा कि रीजनिंग क्या होता है। इसलिए आपको सिलेबस की पूर्ण रूपरेखा से परिचित हम आज करा रहे हैं। एज लाइक किसी भी डेस्टिनेशन पे हम जाते हैं तो हम किस प्रकार से जाएं, कब जाएं, कौन से रूट से जाएं, बहुत सारी बातें होती है। उसी प्रकार से जहां की रीजनिंग इस परीक्षा में एक अपना वाइटल रोल प्ले करेगा, जिसकी परिचर्चा हमने पहले भी की, और फिर से ये बात दोहराना चाहता हूं कि अगर कोई बोनाफाइड मार्किंग आपको दिला सकता है इस परीक्षा में तो वह रीजनिंग है, और ये ड्राइवर की भूमिका निभाएगा, अन्य पेपर जो है कंडक्टर की भूमिका निभाएंगे, और जब ड्राइवर कंडक्टर मजबूत होगा तो गाड़ी तो निकल पड़ेगी। दैट इज द आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो ड्राइवर की सीट पे रीजनिंग बैठा हुआ है, तो हम रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक्स से प्रश्न अराइज किए जाएंगे, और यहां पे हम क्या संभावनाएं क्रिएट हो सकती है, किस किस टॉपिक को लिया जा सकता है, उनकी चर्चा करेंगे। संपूर्ण रूपरेखा, संपूर्ण प्रारूप से आपको अवगत कराएंगे कि रीजनिंग के तहत कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रश्न राइज किया जाएगा, बीएसओ का जो सिलेबस है वस्तुतः क्या होगा, क्या नोटिफिकेशन में हम जो देख रहे हैं वह है या और कुछ, जैसा कि बिहार सिविल कोर्ट में आपने जो नोटिफिकेशन में देखा वो बिल्कुल नहीं था। हमसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वेरी की कि सर सिलेबस में तो नहीं था, ऐसा क्यों? तो मैंने सीधा जवाब दिया कि सिलेबस तो एक प्रोजेक्टेड होता है,
एक संभावना व्यक्त की जाती है कि ये और स्पष्ट नहीं होता। आपको अगर रीजनिंग पूछा जा रहा है तो आप संपूर्ण रीजनिंग की तैयारी करके जाएं, और कैडर वाइज, एग्जाम वाइज, जैसे कि अगर बिहार एसएससी की बात की जाए तो इसका लेवल क्या होगा, इसका स्तर क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको ये मान के चलना है कि जब पदाधिकारी रैंक के एग्जाम से है, पदाधिकारी संवर्ग की जब ये परीक्षा है, तो डेफिनेटली इसका जो लेवल होगा तो वो किसी भी कीमत पे एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल से, बैंक क्लरिकल लेवल से इसका स्तर किसी भी मायने पे कम नहीं आका सकता, क्योंकि ये पदाधिकारी संवर्ग की बहाली है। आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैट्रिक लेवल सीएचएलएल का क्वेश्चन एराइज किया जाएगा, तो ऐसी गलतफहमी में न रहे। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का भी जो सिलेबस होगा वो शायद सीएचएसएल मैट्रिक लेवल का होगा, लेकिन उनका सारा भ्रम टूट गया। अरे सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। आप बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस की एग्जाम दे रहे हैं और ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपको जो सिलेबस का स्तर होगा वह निम्न कोटि का होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। आफ्टर ऑल मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कोई भी प्रश्न जो है ना तो सामान्य होता है, कोई भी निम्न कोटि का नहीं होता, कोई भी उच्च स्तरीय नहीं होता। जिसकी अच्छी पकड़ आपको हो, जिसकी अच्छी जानकारी हो, जिस चीज के बारे में आपकी अच्छी पकड़ हो, वो आपके लिए इजी हो जाता है। जिसकी जानकारी आपको नहीं हो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। आफ्टर ऑल थोड़ा सा तो नेचर जरूर होता है कि अब आप कहेंगे कि गाय और सिंह दोनों का नेचर एक होगा, ये तो होगा ही नहीं। उसी प्रकार से टॉपिक्स में भी अपने नेचर होते हैं, कुछ टॉपिक्स का जो रूप होता है थोड़ा सा अलग हटके तो होगा ही, क्योंकि आपकी पांचों उंगलियां भी तो बराबर नहीं है। आप अगर 5 भाई हैं तो 5 भाई भी एक जैसे नहीं होंगे। तो सब में जब असमानता है तो सिलेबस के प्रारूप पे अगर देखा जाए, टॉपिक्स की बात की जाए, टॉपिक्स के नेचर की बात की जाए, उसके कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए, तो डेफिनेटली ये नकारा नहीं जा सकता कि असमानता तो होती ही है। थोड़ा सा किसी में हमें ज्यादा समय लगाना पड़ता है, किसी में कम समय लगाना होता है, किसी का हमें स्तर थोड़ा सा सामान्य लगेगा और किसी का स्तर उच्च स्तरीय लगेगा। तो यहाँ पे अब मुद्दा है कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, और जहां की हमने बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि पीटी और मेंस दोनों में आपको रीजनिंग से सामना होने जा रहा है, और दोनों में ही ये वाइटल रोल प्ले करेगा। कैसे प्ले करेगा मैंने वो भी बता दिया कि आप जनरल अवेयरनेस में लाख माथा पटक के मर जाएं, आप एवरेज मार्किंग ही लाइएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ओवरऑल कैंडिडेट एवरेज मार्क लाएंगे। बस जनरल अवेयरनेस एज ए कंडक्टर की भूमिका निभाएगा, वहां 10-15 मिनट में बना लीजिए, और बाकी बात समय मोर एंड मोर आप इन्वेस्ट कीजिए रीजनिंग में, और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो हमें रीजनिंग के लिए किस प्रकार से तैयारी करें जिसके हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें, इसकी संपूर्ण सिलेबस की क्या रूपरेखा है, उससे अब हम आपको अवगत कराते हैं। बेसिकली सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे रीजनिंग के प्रश्नों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे रीजनिंग से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, रीजनिंग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, उनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कहने का अर्थ है कि ऑन द बेसिस ऑफ जो है नेचर ऑफ प्रॉब्लम, रीजनिंग क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। रीजनिंग को 2 वर्गों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे नेचर ऑफ प्रॉब्लम, इसको 2 वर्ग में क्लासिफाइड करते हैं, 2 वर्ग में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें कि पहला जो है वो वर्बल है, वर्बल रीजनिंग, और दूसरा जो होता है वह नॉन वर्बल सेक्शन कहलाता है। कहने का अर्थ है कि on the basis of nature of problem, reasoning classified into 2 types, verbal and non-verbal। verbal का अभिप्राय है भाषिक, जहां पे भाषाओं का प्रयोग किया गया होता है, और नॉन वर्बल का अभिप्राय होता है भाषिक। इट मीन्स वी कैन से इट
फिगरेटिव रीजनिंग, आकृतियों से रिलेटेड रीजनिंग। आफ्टर ऑल जब आगे हम बढ़ेंगे तो फिर प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे वर्बल के भी दो सेक्शन है। पहला जो है वो आपका जनरल वर्बल है, पहला जो है जनरल वर्बल, और दूसरा सेक्शन इसका जो होता है वो एनालिटिकल सेक्शन होता है, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल वर्बल। डिफरेंसेस क्या है? तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि रीजनिंग, तो रीजनिंग क्या है? अगर ये बात की जाए तो इट इज द पावर ऑफ एडजस्टिंग टू सॉल्व अननोन नेचर प्रॉब्लम विद स्पीड एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड रीजनिंग। अगर रीजनिंग को डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज रीजनिंग, तो हम ये बताना चाहेंगे इट इज द पावर ऑफ एडजस्टिंग टू सॉल्व अननोन नेचर प्रॉब्लम विद स्पीड एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड रीजनिंग। अज्ञात प्रकृति की समस्याओं को शीघ्रता एवं सटीकता के साथ हल करने की क्षमता को ही रीजनिंग कहते हैं। और रीजनिंग का अपना कोई बाउंड्री वाल नहीं है, असीमित दायरा है। रीजनिंग में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग में हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में साइंस के भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, रीजनिंग में साहित्य के भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, रीजनिंग में स्पोर्ट्स, गेम, म्यूजिक सब। रीजनिंग का कोई भी और छोर नहीं होता, रीजनिंग का कोई बाउंड्री वाल नहीं होता है। एवरीवेयर रीजनिंग इज प्रेजेंट। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां की रीजन प्रेजेंट नहीं हो। आपको मैं क्यों दिख रहा हूं, मैं यहां क्यों जो है लेक्चर दे रहा हूं, हर चीज के पीछे एक रीजन है। विदाउट द रीजन देयर इज नथिंग इन यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि विदाउट द रीजन हो, और जहां भी रीजन है दैट इज द वहां रीजनिंग मौजूद है। तो रीजनिंग को दो खंडों में हमने वर्गीकृत किया, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अ टाइप ऑफ रीजनिंग व्हिच कंसिस्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जहां भाषाओं का प्रयोग होता है वो वर्बल कहलाता है। इसके प्रश्न में भाषायिक रहते हैं, भाषा दिया जाएगा, लैंग्वेज रहेगा, सेंटेंस रहेगा। और नॉन वर्बल जो सेक्शन है वो आभाषिक होता है, वहां पे भाषा नहीं दी गई होती है। हम उसको रफ सेंस में कह सकते हैं टाइप ऑफ रीजनिंग विच कंसिस्ट फिगरेटिव रीजनिंग, आपका ये आकृतियों से संबंधित रीजनिंग को नॉन वर्बल कहते हैं। और फिर वर्बल को हमने दो सेक्शन में वर्गीकृत किया, एक जनरल वर्बल, दूसरा एनालिटिकल वर्बल। तो सामान्य वर्बल रीजनिंग और विश्लेषणात्मक वर्बल रीजनिंग, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो जनरल वर्बल रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो वो बना सकता है। ये मैं नहीं कहता कि आप जितने जैसा जल्दी बना लेंगे, जितने कम से कम समय में बना लेंगे वैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति बना लेगा, नहीं। लेकिन एक कॉमन सेंस जिसके पास है, they can solve problem related to general verbal reasoning, but analytical verbal reasoning की जब बात करेंगे it is not possible to solve by a common sense person। एक सामान्य व्यक्ति यह सोच लेगा कि हम एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को बना ले, ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट इट बेस्ड ऑन हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लॉजिक। विदाउट द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लॉजिक a general person cannot solve problem related to analytical verbal। कहने का अर्थ है ये तर्क शास्त्र, लॉजिक के हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन पे, नियम कानून पे आधारित होता है। और विदाउट द लॉजिक का अगर आप जानकारी नहीं है, तर्क शास्त्र के नियम की जानकारी नहीं है, तो एक सामान्य व्यक्ति एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं बना सकता। तो जहां तक हमने देखा कि हम लोग परिचर्चा में आगे बढ़ेंगे तो वर्बल और नॉन वर्बल, जनरल वर्बल, एनालिटिकल वर्बल एंड नॉन वर्बल की परिचर्चा 1 by 1 आगे करेंगे। आगे चलते हैं। तो जैसा कि ये सिलेबस की आपके सामने एक रूपरेखा दिखाई गई है, सिलेबस रिप्रेजेंट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। रीजनिंग जनरल वर्बल की बात, जो अभी अपने जनरल वर्बल और नॉन वर्बल की बात की थी, जिसके तहत यहाँ पे जनरल वर्बल है, क्योंकि वर्बल में भी दो सेक्शन है, जनरल वर्बल एंड एनालिटिकल वर्बल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें जनरल वर्बल में क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक्स का अध्ययन करना होगा, हम वह बताना चाह रहे हैं। और ये एक प्रोजेक्टेड है, और कहानी का अभिप्राय है कि पदाधिकारी संवर्ग की बहाली हो रही है,
तो उसके स्तर को देखते हुए सिलेबस का स्तर क्या होगा उसकी संभावनाओं को व्यक्त करते हुए मैं यहाँ पे दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आ जाएं। तो जैसा कि हमने बताया कि रीजनिंग में वर्बल एवं नॉन वर्बल दो सेक्शन से जो है क्वेश्चन राइज की जाते हैं। वर्बल के दो सेक्शन होते हैं, जनरल वर्बल, एनालिटिकल वर्बल। तो यह जनरल वर्बल को प्रदर्शित आपके सामने किया गया है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कि जनरल वर्बल आपके सामने यहाँ पे पहले प्रदर्शित किया गया है। जनरल वर्बल की रूपरेखा आप देख लें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग, एक मिनट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन ऑब्लिक ऑड बाय नोट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, फाइंड आउट शेड्यूल डे, डेट ऑब्लिक टाइम, सिंपल टाइप्स ऑफ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। वर्ड्स अरेंजमेंट, सीरीज टेस्ट में नंबर एंड लेटर दोनों से, और नंबर और लेटर्स के संयुक्त लेटर सीरीज आपको पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, फाइंडिंग मिसिंग वन, डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, कंडीशनल नंबर ऑफ लेटर सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, क्लॉक प्रॉब्लम, कैलेंडर, क्यूब, डाइस, डिड्यूस द पजल। आफ्टर ऑल जैसा देखा गया कि जनरल वर्बल में कुल 23 चैप्टर्स को मैंने संभावित लिया है। ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि मान लीजिए एग्जाम्स में यही 23 चैप्टर से आ गए क्वेश्चन, या ऐसे ही क्वेश्चन आ गए और आप कहें सर नोटिफिकेशन में तो जारी नहीं हुआ था, लेकिन चौहान सर ने जो बोला वही क्वेश्चन हुआ था, तो पता नहीं चौहान सर सेटर है क्या। तो सवाल है कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप आम खाने से मतलब रखिए, आम कहां से आया नहीं आया उसकी चिंता आप न करें। ठीक, तो जैसा कि मैंने यहाँ प्रोजेक्ट किया आपकी समझ कि कुल 23 टॉपिक को मैंने लाया है। जनरल वर्बल में 23 टॉपिक्स से क्वेश्चन अराइज की जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक टॉपिक से अराइज किया जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि इन्हीं टॉपिक्स को लेते हुए 50 को लाना है, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि पूर्ण संभावना व्यक्त की जाती है कि जहां तक मेरा मानना है कि नॉन वर्बल सेक्शन से आपको 5 से 7 या 8 प्रॉब्लम रहेंगे, बाद बाकी सारे के सारे प्रश्न वर्बल सेक्शन से रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जनरल वर्बल में कुल 23 टॉपिक आपके समक्ष प्रदर्शित किए गए। अगला जो सेक्शन है हमारा वो एनालिटिकल सेक्शन है, जो कि विश्लेषणात्मक रीजनिंग है, और इसमें रूल्स ऑफ सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी, इम्प्लीकेशन ऑफ द आर्गुमेंट और एजम्पशंस, डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग डाटा एंड मिसलेनियस। और कहने का अभिप्राय है कि 1 2 3 4 5 6 7 मोरओवर 7 टॉपिक्स आपका जो है वो एनालिटिकल सेक्शन से रहेगा। और मैंने जैसा कि बताया कि अब तक की ओवरऑल कंबाइंड रूप से 30 टॉपिक हो गए। तो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, प्रत्येक टॉपिक से ही क्वेश्चन अराइज किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन भी रिलेट हो जाए, एक ही टॉपिक में 4-5 क्वेश्चन को लिंक कर दिया जाए, टैग कर दिया जाए। तो ओवरऑल कहने का अर्थ है इन्हीं 30 टॉपिक से वर्बल रीजनिंग में, इन्हीं 30 टॉपिक से ही आपको मोर ओवर, जहां तक मेरा मानना है कि 40 से 42 प्रॉब्लम या 45 प्रॉब्लम अराइज की जाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं तो हम चलते हैं अगला जो सेक्शन है, यहाँ पर तो अगला सेक्शन है नॉन वर्बल रीजनिंग का, आभासिक रीजनिंग का, जहाँ की आकृति से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। ये फिगरेटिव रीजनिंग होता है जवाब देते हैं, तो जिसमें कि यहाँ पे देखिए पहला जो है सीरीज टेस्ट, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर, फिगर मैट्रिक्स, एनालिटिकल काउंटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस। 4 चैप्टर है। ब्लड रिलेशन 12 नंबर में क्या लिखे बाबू? तो वेन डायग्राम एंड मिसलेनियस, हमको सारा सिलेबस कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस, और वहां पे भी हमने एक मिसलेनियस टॉपिक ले लिया। तो ओवरऑल 13 टॉपिक से आपको प्रॉब्लम अराइज की जा सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने कहा काम का कि हो। आपको मैंने बताया हमें जो कि होता है, मोस्ट आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाने है के लिए कि आप लोग वर्बल पढ़ाएं। सेक्शन से ये पूरी संभावना व्यक्त की जाती है कि आपका जो 50 क्वेश्चन ओवरऑल है, तो 50 क्वेश्चन में किसी भी कीमत पे वर्बल जो होगा वो 40 प्लस जाएगा ही। 40 से 45 क्वेश्चन वर्बल से डेफिनेटली रहेंगे। और नॉन वर्बल सेक्शन की अगर बात की जाए, नॉन वर्बल की बात की जाए तो नॉन वर्बल से आपको 5 से 10 क्वेश्चन का संभावना है कि 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएं। तो नॉन वर्बल में जैसा कि आपने देखा कुल 13 टॉपिक्स आपके सामने प्रदर्शित किए गए हैं और इन्हीं से अगर 5 टॉपिक्स लेना है तो कहने का अर्थ है कि इनमें से किसी 5 टॉपिक से क्वेश्चन राइज किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 13 टॉपिक से आप क्वेश्चन डाल दें। अगर 5 क्वेश्चन रहेगा तो 5 क्वेश्चन से लिए टॉपिक से लेने का प्रयास किया जाएगा। अगर 8 क्वेश्चन हो सकता है 8 टॉपिक से लेने का प्रयास किया जाए। लेकिन मोस्ट जो पॉसिबिलिटी है कि प्रोबेबल है कि आपका, मेरा जहां तक मानना है कि वर्बल सेक्शन से डेफिनेटली 40 से 45 क्वेश्चन राइज की जाएंगे, नॉन वर्बल से 5 से 10 क्वेश्चन राइज की जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने रीजनिंग की एक रूपरेखा, रीजनिंग का एक प्रारूप, रीजनिंग का एक सिलेबस आपके समझ प्रदर्शित करने का प्रयास किया। विस्तृत परिचर्चा के लिए हम फिर से आपके समझ उपस्थित होंगे। इसकी अगली कड़ी में हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसकी विस्तृत परिचर्चा भी, कहने का अर्थ है कि रीजनिंग एट अ ग्लांस विथ डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन हम आगे इसके साथ करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।